हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। जो मेरा 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चल रही है गाइज़, उसके अंदर आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा प्री इंडिपेंडेंस एरा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इससे पहले मैंने हायर एजुकेशन का आपको एंशिएंट एजुकेशन टॉपिक पूरा कराया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, और कल या परसों आने वाला जो मेरा टॉपिक होगा वो मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा होगा गाइज़। और वहाँ पर भी एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा बहुत सारी चीज़ें आपको। और यहाँ से पिछले 4-5 सालों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं इन दो टॉपिक से। तो प्लीज़ गाइज स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो को देखें या किसी भी वीडियो को देखें गाइज, अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं 10 या 15 मिनट का, तो आप ये सोच कर दीजिएगा कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है गाइज, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही जल्दी जल्दी देखते हैं तो क्या है कि आपको वो चीज़ें रिटेन नहीं रहेंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। 15 मिनट, मैं ये नहीं कह रही कि आप जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तभी देखो, आपका जब टाइम लगे तब आप अपनी वीडियोस को देखिए, क्योंकि वीडियोस आपके ही पास रहने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरी वीडियो आपको 2 नंबर हर एक टॉपिक से ज़रूर दिला करके जाएंगी, अगर आपने उनको बहुत ध्यान से पढ़ा तो। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइज़ क्या है कि एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको मैंने बताया था एंशिएंट एजुकेशन कि प्राचीन टाइम में हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आई थी एजुकेशन से रिलेटेड, क्या क्या कमीशंस आए थे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई थी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है गाइज़ चार्टर एक्ट 1813। देखिए गाइज़, मैं बताऊँ आपको चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है कि क्या हुआ था कि 1813 में एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। सबसे पहले तो आपको सारे एक्ट और उनके जो भी ईयर हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद मैंने हाईलाइट जो चीज़ की हुई है ना रेड पेन से, आपको उस चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने नोट्स एक तरीके से आपको PDF में प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनसे प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके लिए ये। ठीक है, तो क्या हुआ था गाइस कि इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना आपके, उनको क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको परमिशन मिली थी कि वो इंडिया के अंदर भारत में जाकर के क्या करें, मॉरल और रिलीजियस इंप्रूवमेंट, एक तरीके से क्या करें, मॉरल और रिलीजियस जो है वो प्रचार करें। ठीक है, लोगों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि 1 लाख रुपए दिए थे एजुकेशन पर लगाने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट को किस लिए लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि साइंटिफिक एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा एक्ट था, आपको याद रखना है चार्टर एक्ट 1813 था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो हमारा है एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823, जो इसके 10 साल बाद आई थी। वो किससे रिलेटेड थी गाइज हमारी, वो रिलेटेड थी हमारी, क्या हुआ था कि 10 साल बाद एक रिपोर्ट आई। ठीक है, इस रिपोर्ट ने क्या किया था, इस रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था, किस चीज़ के बारे में रेकमेंड किया था, इस रिपोर्ट ने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन ऑफिसर होना चाहिए आपका एक। ठीक है, और स्कूल्स के अंदर क्या होना चाहिए, स्कूल्स के अंदर आपके जो आपके सुपरवाइजर्स हैं ना उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। और टीचर्स जो है हर एक स्कूल के अंदर उनको क्या दी जानी चाहिए, उनको इंप्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसने 3 चीज़ों की बात करी। उसके बाद क्या है कि एल्फिंस्टन जो इंस्टीट्यूशन था वो कब बना गाइज, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ आपका 1834 में बॉम्बे के अंदर। और ये आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी था गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत पर क्या किया था, जोर दिया था। जो आपकी एल्फिंस्टन रिपोर्ट थी ये रिलेटेड थी स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उन पर फोकस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैकले मिनट 1835। मैकले मिनट आया हमारा 1835, जिन्होंने किस बारे में सजेस्ट किया, जिन्होंने सजेस्ट किया था इंग्लिश एजुकेशन को। देखिए यहाँ पर ना एक पर्सन थे गाइज जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया के अंदर ना हिंदू एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन थी एक तरीके से, और संस्कृत में एजुकेशन दी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको ख़त्म करने के बारे में कहा कि इंडिया के अंदर ना इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना काम कर रही थी ना, वो एक तरीके से वहाँ पर उन हमारे इंडिया के लोगों को एक तरीके से हेल्प के लिए ले जा सके। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सजेस्ट किया। उसके बाद वुड डिस्पैच आया हमारा कब, 1854। आपको हर एक ईयर याद रखना है, मैकले मिनट का कब है, 1835 है। उसके बाद वुड डिस्पैच आया हमारा कब, 1854 के अंदर। देखिए गाइस, वुड डिस्पैच क्या था, हमारे जब मैंने बताया आपको कि इंग्लिश एजुकेशन जो है उस पर फोकस किया था मैकले मिनट ने। ठीक है, इन्होंने कहा इंग्लिश एजुकेशन लाई जानी चाहिए। इस इंग्लिश एजुकेशन को लाया गया और इसको स्प्रेड करने पर फोकस किया था वुड डिस्पैच ने। ठीक है, चार्ल्स वुड ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने के बारे में और जो फीमेल एजुकेशन है ना, वुमेन एजुकेशन, उस पर जो है वो फोकस करने के बारे में कहा गया था। हायर एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी हायर एजुकेशन से रिलेटेड इसी
टाइम पीरियड के अंदर आई थी 1854 में, और 1857 में आपकी 3 यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, BMC, ये जो सेटअप की गई थी वो कब की गई थी? 1857। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज वो ये है कि अगर मैं बात करूँ आपके चार्ल्स वुड जो आपकी वुड डिस्पैच रिपोर्ट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं हम मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्लियर गाइस? उसके बाद हम बात करते हैं हंटर कमीशन की। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है गाइस, ध्यान से समझिएगा। क्या है हंटर कमीशन? कब आया? सबसे पहले तो आपको याद रखना है ईयर 1882 टू 83। इन्होंने सजेस्ट किया था प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। ये जो हंटर कमीशन था ना, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग करने की बात की गई, और इन्होंने कहा कि अलग से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनानी है और उनको एफिलेट करना है। ठीक है, हंटर एजुकेशन को दिया किसने था? विलियम विल्सन हंटर ने कब दिया? 1882 के अंदर। हिंटर नहीं है गाइस, ये हंटर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? हंटर कमीशन ने ना यूनिवर्सिटीज़ को स्टेब्लिश करने पर फोकस किया था। तो इन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, उसके लिए एक अलग बोर्ड बना दिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपके लोकल और म्यूनिसिपल बोर्ड जो है वो स्टेब्लिश किए जाने चाहिए। ठीक है, ताकि इनकी कंप्लेंट जो वो कौन सुन सके? वो ये बोर्ड सुन सकें। क्लियर गाइस? उसके बाद हमारा है यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। देखिए क्या था यूनिवर्सिटी कमीशन 1902? सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं तो 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया, जिसने 3 चीज़ों पर फोकस किया था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हो ना, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, उनके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की बात की गई। सेकंड, एक तो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाए और उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। दूसरा, लर्निंग जो है ना उसकी एडवांसमेंट की जाए। और तीसरा क्या कहा गया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वर्किंग को भी क्या किया जाए? इंप्रूव किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंप्रूव करना, वर्किंग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और लर्निंग की एडवांसमेंट को बढ़ाने के बारे में बात की गई थी। उसके बाद हमारा क्या आता है गाइज? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। इसके अंदर आपको 3 फैक्ट याद रखने होंगे। क्या? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1905 में कौन कौन सी 3 चीज़ें हुई थी, तो शांति निकेतन, एक रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू शांति निकेतन जो वो स्टेब्लिश किया गया था। बंगाल पार्टीशन हमारा इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ था। स्वदेशी जो मूवमेंट थी ना, वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारी चलाई गई थी। और नेशनल एजुकेशन जो काउंसिल थी वो भी स्टेब्लिश कब की गई? 1905 में की गई। क्लियर गाइज? उसके बाद हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913। देखिए गाइज क्या हुआ, 1913 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना गाइज, 1913 में एक रिजोल्यूशन पॉलिसी आई कि कंपलसरी एजुकेशन की डिमांड को बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर डिमांड किया गया किसको? कंपलसरी एजुकेशन को, कि इंडिया के अंदर कंपलसरी एजुकेशन आनी चाहिए। 6 से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई। और ये कहा गया कि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोकेट की जानी चाहिए। क्लियर गाइज? उसके बाद हमारा आता है सैडलर कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा इसको। सैडलर कमीशन 1917 में आया पहला। उसके बाद ये इसको किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 में ही था। और इसको दिया किसने था? इसको दिया था सर माइकल सैडलर ने। 3 फैक्ट बताएं, कलकत्ता कमीशन, सर माइकल सैडलर और सैडलर कमीशन 1917। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिए कि इसमें कहा क्या गया था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना आपकी, अगर आपको उसको इंप्रूव करना है, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूव करना है, तो आपको मेन फोकस करना होगा सेकेंडरी एजुकेशन पर। मतलब कि 10+2 पर अगर आप फोकस करोगे, 12th तक अगर आप फोकस करोगे, तो आपकी जो आगे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जो +3 आगे आएगा, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपकी आएगी, उस पर एक तरीके से क्या होगी? उसकी इंप्रूवमेंट होगी। सिंपल सी बात है, हम 12th तक जो एजुकेशन लेते हैं वो हमारी हेल्प करती है हमारी आगे एजुकेशन में। तो वही बात बोली गई। तो 10+2+3 को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसमें किया था? कौन से कमीशन में किया गया था? याद रखिएगा, अगर वहां पर कोठारी कमीशन आपके ऑप्शन में ना हो तो आपको सैडलर कमीशन करना है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से चर्चा की गई थी 10+2+3 को ही एक तरीके से इम्प्रोवाइज करने की। ठीक है गाइस? उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक तो सेकेंडरी एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात की गई ताकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंप्रूव की जा सके, और 10+2+3 की बात की गई थी। और इन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट जो वो क्रिएट करे नए नए इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है, और उनके लिए अलग अलग एक तरीके से बॉडी स्टेब्लिश करे, ताकि हर एक बॉडी जो वो रेगुलेट करे। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली CBSE बॉडी थी, ठीक है, या आपकी NCERT है। और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को वो करने के लिए है। ठीक है गाइस? क्लियर? उसके बाद है हमारा हार्थोग कमेटी 1929। देखिए गाइस, हार्थोग कमेटी क्या थी? 1929 में एक कमेटी आई जिसको हम हार्थोग कमेटी बोलते हैं। इसने एक रिपोर्ट दी। इसने रिपोर्ट किस बारे में दी थी? इसने रिपोर्ट दी थी मास एजुकेशन को फॉलो करने पर। इन्होंने क्या कहा था कि हर एक जितने भी पर्सन आ रहे थे, उन्होंने सबने फोकस किया है सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, ठीक है, लेकिन किसी ने भी इस बात पर फोकस नहीं किया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है इंडिया के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा मेन फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है,
है। हमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं, उनकी ड्रॉप आउट और उनकी रिटेंशन रेशियो पर फोकस करना है। बच्चों को स्कूल में रिटेन किस तरीके से करना है, हमें इस चीज़ पर फोकस करना है, उनको एनरोल करने पर फोकस करना है, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने पर फोकस करना है। वो एक तरीके से आईसीटी की बात की गई कि सभी तक पहुंचे, एक्सेस हो सभी तक, क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचे और सभी को समान एजुकेशन पहुंचे। इन्होंने यूनिवर्सल एक्टिविटी की बात की गई थी यहाँ पर। क्लियर गाइस? हार्टो कमेटी ने इस बारे में बात की कि एजुकेशन जो है वो कैसी हो, वो ऐसी ना हो कि लोग बच्चे जो है वो एक तरीके से स्टेज से पहले ही उसको छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सापरू कमेटी। सापरू कमेटी कब आई हमारी? 1934 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट। सापरू कमेटी दी किसने थी? तेग बहादुर सापरू जी ने दी थी। ये रिलेटेड थी आपके यूपी स्टेट से। क्या हुआ था कि यूपी के अंदर ना मेनली ये था कि एजुकेशन जो वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए था, एजुकेशन को लोग जो है वो डिग्री और अपने एक तरीके से मार्क्स को लेकर के मेनली फोकस थे, कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इसलिए है कि वो डिग्री ले सकें, ठीक है, और एग्जाम पास कर सकें। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर तेग बहादुर जो सापरू जी थे उन्होंने ये कहा कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाए, ठीक है, जो उनको रोजगार दिलाए। तो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के एक तरीके से मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई कि एजुकेशन का नाम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और डिग्री लेना नहीं है, बल्कि एक तरीके से रोजगार देना है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट केस से रिलेटेड एजुकेशन या कमेटी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है सापरू कमेटी थी जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी। उसके बाद रोजगार देने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ वोकेशनल एजुकेशन का पॉइंट किसने उठाया था? दो पर्सन थे, ए अबॉट और एस.एच. वुड, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की 1937 में। इन्होंने डिमांड किया था वोकेशनल एजुकेशन को, कि वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, और एजुकेशन किस मीडियम के थ्रू होनी चाहिए? आपकी इंग्लिश मीडियम के अंदर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज कि ये बेस थी किसका? सार्जेंट रिपोर्ट 1944। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 1944 की जो सार्जेंट रिपोर्ट है उसका बेस कौन सी रिपोर्ट थी, तो अबॉट वुड रिपोर्ट थी जो 1937 की थी। और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए वोकेशनल एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन पर किसने फोकस किया, तो वो किसने किया था? अबॉट वुड रिपोर्ट ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं वारधा स्कीम। देखिए गाइज, वारधा स्कीम क्या थी? 1937 में गांधीयन जो व्यू थे ना, उस पर बेस्ड एक नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्धा के अंदर, ठीक है। उसके हेड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने 3-4 चीज़ों पर फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए। नई तालीम का कंसेप्ट और बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? वारधा स्कीम के अंदर जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, नई तालीम या बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किसने किया था? वारधा स्कीम ने किया था 1937 की। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सार्जेंट रिपोर्ट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, जितनी भी रिपोर्ट थी। सापरू रिपोर्ट हुई आपकी, सापरू कमेटी हुई आपकी, हार्थोग कमेटी हुई आपकी, सैडलर कमीशन हुआ, हंटर कमीशन हुआ आपका, और वारधा स्कीम और अबॉट वुड रिपोर्ट। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नहीं भूलनी है। जितने भी फैक्ट मैं बता रही हूँ हर एक फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छोटे छोटे वन लाइनर, एक पेज का आपका पूरा का पूरा नोट बन जाएगा प्री इंडिपेंडेंस के ऊपर, और आपको एक एक चीज़ें, ये आपको 2 नंबर डेफिनेटली दिला करके जाएगा। मैंने सारे वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम सार्जेंट रिपोर्ट। देखिए गाइस, सार्जेंट रिपोर्ट हमारी क्या थी? 1944 का टाइम पीरियड की हमारी रिपोर्ट जो थी वो कौन सी थी? सार्जेंट रिपोर्ट थी। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 हमारा इसी टाइम पे था। उसके बाद हमारा इसको इसलिए क्या बोलते हैं? पोस्ट वॉर एजुकेशन रिपोर्ट बोलते हैं। वॉर के बाद की रिपोर्ट हमारी कौन सी थी? सार्जेंट रिपोर्ट थी। इसको हम पोस्ट वॉर कमेटी भी बोलते हैं गाइस। ध्यान से समझिएगा क्या, कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पोस्ट वॉर एजुकेशन रिपोर्ट कौन सी है, तो वो सार्जेंट रिपोर्ट है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि यूजीसी जो कमेटी थी वो सबसे पहले स्टेब्लिश कौन से उसमें हुई थी, कौन से कमीशन या कौन से रिपोर्ट के अंदर हुई थी, तो सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले इसको, ठीक है। और सार्जेंट कमीशन, 3 चीज़ें, सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट कमीशन और आपकी यूजीसी की सेटअप किसके अंदर हुई है? सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के अंदर हुई है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पर मेन फोकस किया गया था, और कहा गया था कि जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो कितने साल की जाए? वो 3 साल की यहाँ पर की जाए। क्लियर गाइज? ये था आज का पूरा टॉपिक आपका प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। और जो मैंने बोला है गाइज, प्लीज़ इसको फोकस कीजिएगा कि जल्दबाजी में किसी भी वीडियो को ना देखिएगा। आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट को यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपके 2 मार्क्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।